ठीक ठीक है चलो. So last time we started with the topic of overheads and in which we in a simple way prepared a small cost sheet. If anybody asks you to prepare a cost, if you become cost accountant and your manager told you to prepare a cost sheet, what you will do? You will take direct material, direct labor, direct expenses, prime cost, and to which you will add overheads. Now, how overheads will be taken? Overheads again, it is further bifurcated into factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads. So how you will take this? So for simplicity, I am making only one. How you will take it? Because this is direct expenses, which you can directly take from the element of the data. But this is not direct. This is indirect expenses. All indirect expenses is treated as overheads. How it will be taken? So there are multiple methods of deriving based on percentage of direct material. So first method is overheads as a percentage of direct material. So हमने यहाँ पे लिया था 1000 रुपीज, 800 रुपीज, 200 रुपीज. तो हमारा प्राइम प्राइम कॉस्ट था 2000. इसमें हमको ओवरहेड्स ऐड करना है. सो अगर बताया है ओवरहेड्स इज 10% और 20% ऑफ DMC, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. सो वी विल डायरेक्ट टेक व्हाट दिस डायरेक्ट मटेरियल इनटू 20%. And this is our, this will become our total cost. This will become our total cost. This is one of the method. Second method is overheads labor hour rate method. Labor hour rate method. So इसमें labor hours labor hour rate find out किया जाएगा. उस बेस पे labor hour application करेंगे and derive. Third method is machine hour rate method. Machine hour rate method. मशीन आवर रेट मेथड. वो जो मशीन आवर्स का रेट फाइंड आउट किया जाएगा उसका एप्लीकेशन. एंड फोर्थ इज परसेंटेज ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर. ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर. फिफ्थ मेथड है ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट. सो दिस कैन गो इनटू 10 to 15 line items, but majorly we will be studying these four. These four elements we will be studying. So overhead as a direct percentage of direct material, overhead as a percentage of direct wages, machine hour rate and labor hour rate. ठीक है, ये हम लोग करेंगे. उसके लिए भी पहले हमको एक चीज को अंडरस्टैंड करना है. तो ये अगर कंपनी है, दिस इज फुल कंपनी. ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो आपको ओवरहेड्स टॉपिक अच्छा भी लगेगा, एंजॉय भी करोगे और समझ में भी आएगा. मतलब ठीक कर भी पाओगे आप. ये अलग अलग शॉप्स है. ठीक है, दिस इज शॉप 1. चलो इसको मैं ऐसा बोलता हूँ. मल्टीपल शॉप्स है. A, B, C, D, E, F, G. दिस इज अ कंप्लीट कंपनी. ये कंपनी में अलग अलग शॉप्स है. सो कंपनी इज इनकरिंग सम एक्सपेंसेस. नाउ वी आर इन ओवरहेड्स. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीटेड. नाउ वी आर इन ओवरहेड्स. इन ओवरहेड्स कंपनी इज इनकरिंग सम एक्सपेंसेस which is indirect now. It is not direct expenses, it is indirect. For example, आपका मेंटेनेंस का खर्चा है. फॉर एग्जाम्पल आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, हैंड ग्लोव्स का खर्चा है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ऑल दीज थिंग्स इज कमिंग इनटू पिक्चर. टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस. जस्ट इमेजिन व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन बी. रेंट ऑफ द फैक्ट्री, लाइट, MSCP को जो लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब खर्चे जो रहते हैं विच इज नॉट डायरेक्ट, राइट. It is not an direct expenses. It is indirect expenses. Hence it is treated as overheads. अगर वो फैक्ट्री में होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, यही खर्चे. अगर वो ऑफिस में होता है तो ऑफिस ओवरहेड्स. सेल्स पे होता है तो सेल्स ओवरहेड्स.
डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको एक ही कर लेते हैं, बट है अलग है, उसमें भी एक थिन लाइन है, इट कैन बी ड्रॉन, सेल्स ओवरहेड्स आर डिफरेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर डिफरेंट, बट कॉस्ट शीट में हमको ये तीन ही बताया है, फैक्ट्री, ऑफिस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इट कैन बी सेग्रीगेटेड, सेल्स डिफरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट, बट कॉस्ट शीट में नहीं है तो अब क्यों करेंगे वो चीजें, ठीक है. नाउ this indirect expenses, if it is happening in factory, it is a factory overhead. There are certain expenses which are specific to those shop. There are certain expenses which are specific to those shops. It will go in that. So every cost department will have its own cost center, cost collector बोला जाता है इसको, जहाँ पे cost collect होता है उस function का, उस department का. कैमरा क्यों बंद हो रहा है, बंद चालू हो रहा है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है, छोड़ो, ब्लिंक हो रहा है कैमरा. सो इफ सम एक्सपेंसेस, मानो ₹100, दिस इज ओनली फॉर डिपार्टमेंट ए, so it will be collected, it will get collected only for department A, it will not be for all other functions. If 500 rupees is expended by this department, it will only get collected at his cost center. इसने specific 200 रुपये खर्चा किया. So there will be two type of expenses which will be incurred in a factory. One will be specific to him, allocated, fully allocated to him. Department A 100 रुपया उसका है, उसी को जाएगा. डिपार्टमेंट E 500 उसी को जाएगा allocation. Department D 100 rupees, it is only by D, it has nothing to do with F G किसी, और A B C ने कुछ खर्चा नहीं किया, G ने कुछ खर्चा नहीं किया, उनको कुछ नहीं. So these expenses, if G has done 50 rupees, he will get expenses of 50 rupees. So this cost collection which will happen, and उसको बोलते हैं cost center accounting भी बोला जाता है. Practical world में everybody will have their own cost center. A manager is, मानो A is a manager. A's manager will be responsible for his overheads. D's manager will be responsible for his overheads. उसको क्वेश्चन पूछा जाता है. Where you have spent. Now indirect expenses again we will categorize into indirect labor, indirect material, indirect expenses. उसमें भी टोटल होता है. So we have to understand how this has to be derived, and at total level मानो audit fees 5,000 रुपए audit fees. Now this 5,000 rupees audit fees is not for one department, right? It is for total A B C D सबको मिला के audit किया, सबको मिला के. So there can be some expenses which will be applicable to all, so this audit fees 5,000 rupees है, how it will be allocated to these functions, so that इसका शेयर इसको मिलेगा, इसको फैक्ट्री रेंट 10,000 रुपए है. Now ये only डिपार्टमेंट E का है क्या? नहीं. So it has to go to all. How that will be allocated, that is what we are going to study here. Okay. So first step, we understood first step कि overheads are of three category, and what is overheads, that also we understood. Now there are some overheads which will be specific to that function, it will go to that function, and some overheads will be at department functional company level, how it will be allocated to them. Okay, till here things were easy. Life will be more difficult इसके भी आगे. अभी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का सारे फंक्शन से होगा क्या? नहीं. सम फंक्शंस विल बी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आउटपुट कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल बी एज अ ऑफिस फंक्शन, जहां पे ऑफिस के लोग बैठे हैं. डी एज अ स्टोर फंक्शन, स्टोर से यहां से आउटपुट कुछ नहीं होने वाला, बराबर ना. परचेज फंक्शन, यहां से आउटपुट, ये यहां से सेल्स प्रोडक्शन होता है. AENG यहाँ से प्रोडक्शन होता है. Now these expenses has to be apportioned on the final product, बराबर.
डायरेक्ट मटेरियल तो हम लेके आ गए थे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल हम लेके आ गए, वो तो आइडेंटिफाइड है स्पेसिफिकली, ये शायद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा, बिल ऑफ मटेरियल से डायरेक्ट लेबर मिल जाएगा, कितना घंटे काम किया है, कितना रेट है वो मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर रॉयल्टी वगैरह कुछ देना है तो ये भी मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस ओवरहेड्स, व्हाट अबाउट दिस ओवरहेड्स? दिस ओवरहेड्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। दैट इज द रीजन वी सेड दैट वी विल गो बाय प्री डिटरमाइंड रेट, उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट। और हमको एटलीस्ट 4 मेथड हो तो पक्का करना है, 4 मेथड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट, 4 मेथड्स है। वो डिराइव करने के लिए भी, प्री डिटरमाइंड रेट डिराइव करने के लिए भी ये खर्चे जो एक्सपेंसेस व्हिच हैज हैपेंड इन दिस फंक्शंस हैज टू बी allocated, apportioned and absorbed finally on the product. Now when I say allocation, ये खुद का डिपार्टमेंट का खर्चा है, allocate कर दिया, yes or no? Apportionment, now this ये भी allocation में आएगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे in some ratio. Apportionment is what is important. Service cost डिपार्टमेंट जो है उसका it will be loaded on production cost. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां से प्रोडक्शन होता है उसको पहले वाले को लिए बोलता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और दूसरा जब सर्विस कॉस्ट, सर्विस में से, सर्विस फंक्शन में से कुछ भी आउटपुट नहीं, बराबर, स्टोर फंक्शन में से आउटपुट है कुछ, तो कॉस्ट एब्जॉर्ब करने के लिए जो खर्चे, द एक्सपेंसेस ओवरहेड्स व्हिच हैज इंकर्ड इन सर्विस फंक्शंस हैज टू बी लोडेड ऑन द प्रोडक्शन फंक्शंस, एंड वहां से फिर हम ये 4 मेथड के हिसाब से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। दिस इज द आउटलाइन ऑफ व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन ओवरहेड्स। ये भी ट्रेडिशनल मेथड चला गया है, व्हाटएवर वी विल बी स्टडीइंग अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 70-80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग दिस मेथड्स ओनली, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। बट many complex organization, big organization, now they are away from these traditional methods, they have gone into कौन सा, हाँ, कौन सा मेथड में गए? They have gone in next version of costing, हाँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में चले गए वो भी तो मेथड, ओवरहेड एलोकेशन का ही तो मेथड है, ओवरहेड को फाइंड आउट करने का ही तो मेथड है, ठीक है। बट स्टिल अभी भी ऐसा नहीं कि ये चलेगा नहीं, वो इट हैज देयर लिमिटेशन, एबीसी का भी उसका खुद का लिमिटेशन है, छोड़ो उसमें हम लोग नहीं जाते अभी। सो उस सेकंड ग्रुप में करेंगे। सो ओवरऑल पिक्चर इतना करना है कि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, ये जो पूरे खर्चे हुए हैं, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वहां पे लेके जाना है, हाउ इट हैज टू बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये हमने किया था, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल का भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट विल गो एज ओवरहेड्स, लेबर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट विल गो एज ओवरहेड्स, अदर एक्सपेंसेस का भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट विल बिकम ओवरहेड्स। और उसी ओवरहेड्स को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक। सो ओवरहेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने किया कलेक्शन 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया कलेक्शन, एंड देन ये इसका उस पे एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड absorption of overheads. This is important. Ultimately, single money which is spent in an organization should get loaded on the cost of product. बराबर ना? जो भी कुछ खर्चे हो रहे, डायरेक्ट तो जा ही रहा है, बट इनडायरेक्ट भी जितना भी खर्चा हो रहा है, overheads, everything should get absorbed on the final product. वही कॉस्टिंग का सिस्टम करेक्ट है। If something is missing, you are not a good कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। अपॉर्शनमेंट के लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी मल्टीपल मेथड्स है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये 14-15 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता ही है ओवरहेड्स का नॉर्मली,
ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि 15-20 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए तो भी ओवरहेड्स रिलेटेड आएगा. So first of all, collection of overheads. So we collected overheads. I will not go in theory here, डिटेल में theory में नहीं जाऊँगा. कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन मतलब हैंड ग्लोव्स के लिए, हैंड ग्लोव्स नहीं बोलते हम लोग उसको एक कोड दिया जाता है. ऑल एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरी पार्ट. नाउ आई विल से कोई मटेरियल आ ही नहीं सकता फैक्ट्री में इफ इट इज नॉट कोडिफाइड. उस लेवल तक का इंटीग्रेशन हुआ है इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन. You cannot bring this mobile, this even mouse in factory without it being codified. ला ही नहीं सकते, कोई भी खर्चा नहीं हो सकता. Methods of codification, numerical, ठीक है. Classification of overheads now. Functional production overheads, office overheads, selling and distribution overheads, research and development overheads, R&D का खर्चा होता है ना. रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए खर्चा जो भी एक्सपेंसेस होता है, इट विल गो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हमने ये कर दिया. 5,000 रुपया खर्चा था, किस चीज के लिए था? ऑडिट फीस. 10,000 वाज रेंट. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू डिपार्टमेंट ए डी ई एफ, उसका बेसिस है. सिंपल, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. इसमें कुछ ओवरहेड्स में अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो मुश्किल है. कॉस्टिंग इटसेल्फ इज मुश्किल. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फ्लोर एरिया. सिंपल लॉजिक है. अभी जिसको जितना फ्लोर एरिया है उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो ये 10,000, इफ समबडी आस्क मी टू एलोकेट इन ऑल दिस फंक्शंस, व्हाट आई विल टेक बेस, किसका फ्लोर एरिया जिसको जितना है उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. रिपेयर्स टू बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. जनरल लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स. बराबर, जितने लाइट पॉइंट, ये मानो एक ये बिल्डिंग का रेंट देना है. कितने फ्लोर, कितने रूम्स है? मानो 10 रूम है. बराबर, 10 रूम्स आर देयर नीचे. सो हर रूम का एरिया अलग अलग है. अगर मुझे रेंट अलोकेट करना है तो हर रूम को एरिया वाइज अलोकेट कर दूंगा. सो ये रूम के लिए इतना, वो रूम के लिए इतना, नीचे वाले बिल्डिंग के लिए इतना. ठीक है. दूसरा, रिपेयर करना है तो हर बिल्डिंग रूम का भी रिपेयरिंग हो सकता है. जो स्पेसिफिक रूम में रिपेयर होगा उसी रूम के लिए जाएगा. मानो यही रूम को रिपेयर किया तो बाकी उन्हें लेना है उसका खर्चा नहीं. इट विल बी स्पेसिफिक टू दिस. बट सबका अगर रिपेयर हुआ है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेसिफिक. जनरल लाइटिंग, अभी इस रूम में कितना लाइटिंग है? 4, 5, 6 लाइट पॉइंट है. दूसरे रूम में 2 ही लाइट पॉइंट है. तीसरे रूम में 10 लाइट पॉइंट है. तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से दैट अमाउंट विल गेट लोडेड टू दिस फंक्शन. ये क्यों करना है? बिकॉज अल्टीमेटली इट शुड गेट लोडेड ऑन योर फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. पावर का है तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन, जितने मशीन है तुम्हारे उस फंक्शन. टेलीफोन है, नंबर ऑफ कनेक्शंस. सुपरविजन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यूज्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यूज्ड. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 49 में चलते हैं. डायरेक्टली विल स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन. ठीक है. ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? ऑनलाइन फ्रेंड्स पक्का? ठीक है. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. यू कैन राइट मैसेज इन चैट बॉक्स ऑल्सो. A factory has 3 production department, P1, P2, P3 and 2 service department, S1, S2. Now ये जब भी ओवरहेड्स आपको करना है, दिल से फैक्ट्री में जाना है. दिल से मतलब यू हैव टू विजुअलाइज. आई एम नाउ सिटिंग इन फैक्ट्री फाइनेंस मैनेजर हूँ. और ये किस तरीके से हो सकता है? सो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है. अ फैक्ट्री हैज
3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2, सो यहाँ पे हमने भी 3 लिया था, 1 2 और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 1 and 2 सर्विस डिपार्टमेंट, ओके. The following overheads and other information are extracted from books for the month of January 2022. Rent 6,000, repairs 3,600, depreciation 2,700, lighting 600, supervision 9,000, fire insurance of stock 3,000, ESI contribution, power 5,400. और उसका particulars of that department has been given. वो एरिया कितना है, P1 P2 P3 S1 S2 का एरिया कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस एरिया में, उस फंक्शंस में, वेजेस कितने पे किए पूरे फंक्शंस में, वैल्यू ऑफ प्लांट कितना है वो पूरे फंक्शंस में, स्टॉक वैल्यू कितना है, एंड एचपीएफ. एलोकेट और अपॉर्शन द ओवरहेड्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस. सो ये जो पूरे कंपनी लेवल पे खर्चे दिए हैं, दिस एक्सपेंसेस गिवन एज कंपनी लेवल. नाउ वी हैव टू एलोकेट दिस टू ऑल दिस 5 functions on this basis. ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी. ठीक है, चलो हम लोग करते हैं. इसमें पूरा ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो भी एकदम सिंपल है, डिफिकल्ट ऐसे कुछ नहीं है. इन द बुक्स ऑफ कंपनी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, particulars, amount, basis of allocation, ratio, production department, and service department. P1, P2, P3, S1, S2. How many of you have studied this in intermediate? In BCom? BCom में किसने किसने ये सीखा है? Primary distribution and secondary distribution. Easy marks है ये. इसका फॉर्मेट देखो, हर बुक में जाओगे तो अलग अलग देखने को मिलेगा. आपने जो स्टडी किया है वो मेथड से करोगे तो भी कोई गलत नहीं है, बट जितना प्रोफेशनल वे में करोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा. चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ना. रेंट कितना रेंट? 6,000. नाउ बेसिस ऑफ एलोकेशन, ये सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट. रेंट का क्या बेस लेना है एलोकेशन के लिए? व्हाट इज द मोस्ट अकीन एरिया? एरिया के बेसिस पे. अगर एरिया नहीं रहता तो कुछ तो भी अलग, विच इज मोस्ट अकीन टू दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. ऐसा नहीं कि दिया नहीं तो करना नहीं. ठीक है, सो नॉर्मली एरिया तो दिया रहेगा, बट अगर कोई एक्सपेंसेस के लिए नहीं है तो एज्यूमिंग दिस ऑन टू बी एलोकेटेड ऑन एक्स वाई जेड, करो, खत्म कर दो. ऐसा नहीं बेसिस दिया नहीं इसलिए करना नहीं. एरिया इन स्क्वायर फीट,
एरिया इन स्क्वायर फीट बेसिस ऑफ allocation. सो रेशियो क्या है देखो, रेशियो 400:300:270:150:80. डायरेक्टली ऐसा भी लिखा, आपको और छोटा करना है वो लिखा, जैसा आपको लगेगा उस हिसाब से कर सकते हैं. इसको और एक एक जीरो कम कर दिया तो भी चलेगा, और भी करना है डिपेंड्स ऑन. मैं तो स्ट्रेट वे जाता हूँ, ज्यादा झमेला करने का नहीं. 400:300:270:150:80. इसको और भी छोटा कर सकते हो. इफ यू वांट टू डू इट. अगर करना है तो मैं इसको एक एक जीरो निकाल दूं, बट सबके साथ करना पड़ेगा. वो सबका एक एक जीरो निकलता है तो ही डिवाइड करना है और उसको छोटा करना है, कर सकते हो. इसमें क्यों खेलना है, आगे तो और काम करना है. सो डायरेक्टली आई विल टेक फुल रेशियो. ठीक है. नाउ इन दिस रेशियो इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. 6,000 रुपीज हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो. तो कितना आता है इसका टोटल? 1200. सो 6,000 देख लो डिवाइडेड बाय 1,200 मल्टीप्लाइड बाय इसका कितना रेशियो शेयर है? 400. सेकेंड वाला 6,000 डिवाइडेड बाय 1,200 इंटू 300. 6,000 डिवाइडेड बाय 1,200 इंटू 270. 6,000 divided by 1,200 into 150 and 6,000 divided by 1,200 into 80. देखना इसका टोटल पूरा 6,000 हो रहा है कि नहीं. नहीं तो है डिस्ट्रीब्यूशन करने का 6,000 और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप 8,000. ऐसा नहीं होना चाहिए. जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 6,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करके आना चाहिए. डन. Those who have not studied in BCom, please concentrate, understand कर लो. डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. जिन्होंने BCom में स्टडी किया रहेगा, सबने किया है स्टडी BCom में. Who has not studied? Not studied क्या? ठीक है, चलेगा. तो I will go basic through चलता हूँ. But understood this line? Second expenses कौन सा है? Repairs. 3,600. नाउ रिपेयर किसका किया है उन्होंने? कैसे कैसे पता किया आपने? हाउ यू से डायरेक्टली ऑन प्लांट? बिल्डिंग भी हो सकता है, स्टॉक वैल्यू भी हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, सो प्लांट का ही रिपेयर हुआ होगा. बराबर. बिल्डिंग रहते तो फिर नहीं, तो बिल्डिंग भी है और प्लांट भी है, तो दोनों में इस वक्त देन वी हैव टू मेक assumption. We assume that repair has happened on plant. We assume that repair has happened on building. अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो लिख दो स्पेसिफिकली. कंफ्यूजन है तो assumption देना है. आपके मार्क्स दो मार्क्स तो पक्का बढ़ेगा. टोटल 40 के रेंज में, 100 के रेंज में, सॉरी टोटल 100 के रेंज में 40 लाने के लिए 2 मार्क्स तो भी बढ़ेंगे. प्रॉपर जगह पे प्रॉपर assumption लिखा तो मतलब एग्जामिनर को बताना है कि आई एम स्मार्ट, आई अंडरस्टैंड बेटर देन क्वेश्चन. रिपेयर्स 3,600 बेसिस ऑफ एलोकेशन. नाउ वैल्यू ऑफ प्लांट. बट जहां पे एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं वहां पे एग्जामिनेशन डालोगे तो एग्जामिनर क्या बोलेगा? उल्लू है, 2 मार्क्स माइनस कर देगा वो. तो कहां पे एग्जामिनेशन करना है वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ वैल्यू ऑफ प्लांट कैसा है, कितना रेशियो लेना है? 72:54:44:6. 72:44 is 54. 72:54:48. 72:54:48 is to 6. इस टू 0 पर येणार आहे बाबा. असं काय करतो? लास्टला कुछ नहीं तो 0 है ना, जिसमें उसको 0 आना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा. वो अभी एंड में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में रहता था
ना अब 0 ठीक है। तो इसका टोटल कितना है सबका 180 क्या 72 प्लस 54। मैं जिनको आइडिया नहीं है कैसा करना है उनके लिए कर रहा हूँ हाँ, ये नहीं तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे क्या चल रहा है। ये उसके लिए है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया इसका। 180 आ गया। नाउ दिस 3600 is to be distributed to P1, P2, P3, S1, S2 in the ratio of 72, 54, 48, 60. चलो 3600 divided by 180 multiplied by 72 multiplied by 54 multiplied by 48 multiplied by 6 multiplied by 0. Done? Pakka? After repairs. Third expenses is depreciation 2700. Depreciation 2700. किसका depreciation रहेगा अभी ये? प्लांट का है। वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैल्यू ऑफ प्लांट सो 180 रहेगा। 2700 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा 48 फोर्थ मल्टीप्लाइड बाय 6 and last multiplied by 0. After repairs, no sorry, depreciation, lighting 600. 600 क्या बेसिस लेना है लाइटिंग के लिए? एरिया देखना है पहले, एक एक चेक करते हैं। लाइटिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो देखेंगे। देखो एरिया स्क्वायर फीट है क्या, देखते पहले। लाइट नंबर ऑफ वर्कर्स है क्या, नहीं चलेगा। वेजेस नहीं चलेगा। वैल्यू ऑफ प्लांट नहीं चलेगा। स्टॉक वैल्यू नहीं, एचपी नहीं, वो पावर के लिए लगेगा। लाइटिंग के लिए फिर क्या देंगे हम लोग? मोस्ट अकीन इज व्हाट? एरिया स्क्वायर फीट। बराबर है, जितना एरिया उसको उतना ज्यादा लाइट लगने वाला है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज व्हाट? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। वो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स रहते तो उस पे जाते हैं हम लोग, बट यहाँ पे लाइट पॉइंट्स नहीं है तो हम लोग एरिया इन स्क्वायर फीट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एरिया इन स्क्वायर फीट ये रेशियो में 1200 कितना है? 600 divided by 1200 multiplied by 400 after that multiplied by 300 बराबर ना? सगळ्यांना कळतंय ना? $150 $80 लाइटिंग। आफ्टर लाइटिंग सुपरविजन। सुपरविजन कितना अमाउंट है सुपरविजन का? 9000। नाउ जाके हम लोग बेसिस ऑफ एलोकेशन फाइंड आउट करते हैं। एरिया में सुपरविजन जाएगा क्या? नहीं। नंबर ऑफ वर्कर्स, यस। नंबर सुपरविजन किसका होता है? वर्कर्स का। अगर वर्कर्स भी नहीं दिया रहता तो वेजेस भी नहीं है तो एरिया इन स्क्वायर। सो यू हैव टू टेक सम बेस। इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका मोस्ट अकीन, सी प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे वर्ड है मोस्ट अकीन, जो नजदीक जाता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। नाउ सुपरविजन का कॉस्ट एलोकेट करना है हमको। सो मोस्ट अकीन इज सुपरविजन किसका करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ वर्कर्स।
So supervision, basis of allocation, number of work. क्या रेशियो है नंबर ऑफ वर्कर्स का? 54 is to 48 is to 36 is to 24 is to 18. 54 48 36. 54 48 36 is to 24 18. 24 18 कितना आता है इसका टोटल? इसका टोटल 180 है क्या? ठीक है. सो 9000 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 54. दूसरा मल्टीप्लाइड बाय 48. थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 18. Done? Next, after supervision, what is the head? Fire insurance of stock. Fire insurance of stock. Amount कितना है? 3000. Amount is 3000. Now किसका वैल्यू बेसिस लेना है? एरिया का लेना है? नहीं. नंबर ऑफ वर्कर्स? नहीं. वेजेस? नहीं. वैल्यू ऑफ प्लांट? नहीं. अगर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट का रहता तो वैल्यू ऑफ प्लांट. स्टॉक वैल्यू. स्टॉक का इंश्योरेंस लिया है तो बेसिस ऑफ एलोकेशन विल बी स्टॉक वैल्यू. स्टॉक वैल्यू. सो स्टॉक वैल्यू कितना है? 45 is to 27 is to 18 is to 0 is to 0. बराबर? 45 is to 2700 is to 18 is to 0 is to 0. कितना है टोटल? 90 का. सो 3000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 45 इंटू 27 इंटू 18 0 0. नाही होत का? झाले नाही. हां अच्छा इकडे 30,000 घेतले का? ठीक आहे. आफ्टर फायर इन्शुरन्स ऑफ स्टॉक ESI contribution. ESI contribution. What is ESI? Huh? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. स्टेट इंश्योरेंस का है वो. किस लिए किस पे जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस? ना वेजेस पे जाता है वो. मिनिमम वेजेस के हिसाब से रहता है, वर्कर्स के हिसाब से नहीं रहता है. वेजेस के हिसाब से. हाँ वेजेस अगर नहीं है बेसिस ऑफ एलोकेशन देन गो फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स. सो बेसिस ऑफ एलोकेशन अमाउंट कितना है पहले तो? 900 ना. बेसिस ऑफ एलोकेशन वेजेस. ESI contribution is basis of wages, number of workers नहीं. अगर wages नहीं दिया है तो then number go by number of workers. Second first of most akin जो सबसे नजदीक है उसको पहले लेना है. So what is the ratio? 18 15 12 9 6. 18 15 12 9 6 बराबर ना. कितना है टोटल? 60 है. So 900 divided by 60 into 18 into 15 into 12 into 9 into 6. So इतना सब एलिमेंट है. ESI कंट्रीब्यूशन भी हो गया. आफ्टर दैट पावर. अमाउंट कितना पावर का? 5400
बेसिस ऑफ एलोकेशन देखो, एरिया स्क्वायर फीट में जाएगा क्या? नहीं। नंबर ऑफ वर्कर्स नो, वेजेस नो, वैल्यू ऑफ प्लांट नो, स्टॉक वैल्यू नो, एचपी ऑफ प्लांट यस, एचपी ऑफ प्लांट क्या है रेशियो ऑफ एचपी ऑफ प्लांट? 6:4:3 नहीं 60:40:30:15:5 ठीक है। 600:400:300 चलो 600:400:300:150:50 बराबर ना? कितना है टोटल इसका? 1200 है क्या? सो 5400 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 600 नहीं है क्या? 1200 कैसे होगा रे? 7 4 13 14 15 है रे, गए 40 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा गड़बड़ होता है दादा। 300 तूने टैली भी नहीं करके देखा के बाद में मेरा और टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब डिस्ट्रीब्यूट करके अपने को 5400 आना चाहिए ना, तो कैसे आया करे? 1200 से डिस्ट्रीब्यूट करने से हो। चलो ना इसका टोटल लेते हैं। टोटल सो ये पूरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट आपको मिल गया है टोटल। डन। सो दिस सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 का खर्चा है 11,350, P2 का 8,505, P3 का 6,825, S1 का 2,910, 1,620। Now this is primary distribution. Now production कहाँ से होता है? Production is happening from P1, P2, P3 बराबर। So this service department cost should get loaded on production department. Then only product cost will get absorbed. Okay? So ये इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो अभी किया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी दिस कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी अगेन लोडेड ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपॉर्शन ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस पे अपॉर्शन हो जाएगा। एंड देन फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो आउटपुट आएगा उसको हमको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करना है। गॉट इट? ठीक। एंड उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये हमने जो अभी किया दैट इज प्रोडक्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सारे फंक्शन को कर दे, सबको तुम्हारा खर्चा बांट दे। अभी सर्विस डिपार्टमेंट से आउटपुट कुछ आता है क्या? दे आर द सर्विस प्रोवाइडेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बराबर। हमको प्रोडक्ट कॉस्ट में लेके जाना है इसका खर्चा। अगर सर्विस फंक्शन में से कुछ आउटपुट ही नहीं तो कॉस्ट में कैसे लेके जा सकते? सो वी हैव टू लोड दिस सर्विस डिपार्टमेंट फंक्शन कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसको कोई बेस पे अलोकेट करें, अब फिर से रीअपॉर्शनमेंट करेंगे। देयर आर 3-4 मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट, वही सीखना है आपको। सो दैट मानो यहाँ पे 2910 है तो इसको 2910 इक्वली में बना देता 2 मिनट के लिए। आई विल जस्ट मेक इट इक्वल इक्वली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ S1 ये S1 है, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ S1 और S2 इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस।
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम डूइंग दिस, ऐसा होता नहीं है, बट मैंने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट? दिस इज नोन